जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बनाने जा रहा हूं। इस शेयर के बारे में आपने भी बहुत सुना होगा। उसका रीज़न भी यही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 3 रुपये ₹3.5 के आसपास का शेयर जो 60-61 रुपये तक गया, और रिलायंस ने इसमें हिस्सेदारी ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हिस्सेदारी ली इसमें 37% के आसपास। तो वो भी एक रीज़न है। बट आइए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें हम वो बातें डिस्कस करेंगे। अगर आपने आलोक इंडस्ट्री को होल्ड कर रखा है, या अगर आप होल्ड करना चाहते हैं या फ्यूचर में लेना चाहते हैं, तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या अभी आपको इसमें निकल जाना चाहिए, ये आ जाइए हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करते, एक बार चार्ट की ओर देखते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़। और मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे हिसाब से ये आलोक इंडस्ट्रीज़ जो अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि कहाँ तक जा सकता है और क्या इसमें है बात। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसका चार्ट देखेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ का, जो मेरे को लग रहा है ये अगर 25 रुपये के आसपास इसमें एक सपोर्ट है। सपोर्ट फ्रेंड्स ये कि 25 के आसपास में, हालांकि देखिए इस चार्ट जो है इसका सर्किट वाला शेयर है। जब सर्किट लगता है तो ऊपर ही ऊपर सर्किट लगता है, और जब नीचे की ओर सर्किट लगता है तो फिर नीचे ही सर्किट लगता है बार बार। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्किट वाला शेयर है, तो चार्ट भी इसमें बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। जो इस तरह की कंपनीज होती है फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस करके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आपको उसमें कंपनी का काम काज, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स, कंपनी कैसी सेल्स कर रही, कंपनी में कैसा ग्रोथ है, वैसे वही देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। बट फिर भी अगर हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये लग रहा है कि 25 रुपये से जब तक ये ऊपर है तब तक इसमें ऊपर बना रहा जा सकता है और आप इसमें टिके रह सकते हैं। बट अगर ये 25 से नीचे जाता है तो मेरे को फिर ये लग रहा है इसका नेक्स्ट स्टॉपेज 13 रुपये के आसपास होगा। 13 से 15-16 रुपये के आसपास अगर ये 25 से नीचे चल जाता है, और जब तक 25 से ऊपर है तब तक वेल एंड गुड, आप इसमें रह सकते हो। ये तो फ्रेंड्स रही चार्ट के हिसाब से, चार्ट के हवाले से बात। बट आइए हम कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं और हम ये समझते हैं कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो फिर इसमें क्या आगे जाके क्या बात बनती है। तो आइए फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए आप screener.com पे जाओगे। screener.com पे आप जाके फ्रेंड्स इस कंपनीज की फाइनेंशियल डेटा सब कुछ निकाल के आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं, जो आलोक इंडस्ट्रीज़ है वो 1986 में बिजनेस में आई थी, और 1991 में उन्होंने यार्न सेक्टर में, कॉटन यार्न सेक्टर में कदम रखा, और भिवंडी थाने जो मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ से अपना ऑपरेशन एक्टिविटीज़ स्टार्ट किया। उसके बाद गुजरात में भी इनकी यूनिट्स है। तो ऐसे करके कंपनी ने कामकाज शुरू किया। 1994 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड हुई और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। तो ये तो थोड़ी सी बात रही फ्रेंड्स। बट हम ये भी जानते हैं कि कंपनी जो है दिवालिया हो गई थी, बैंकक्रप्ट की तरफ हो गई थी, जहां फिर मुकेश अंबानी जी ने इस कंपनी में स्टेक खरीदा, और वो भी करीबन 500 करोड़ के आसपास। ऐसे डील तो 5000 करोड़ की डील हुई थी, बट उन्होंने 500 करोड़ के आसपास दिया और इस कंपनी को में 37% स्टेक ली। और वो भी जो पैसा उन्होंने, बाद बाकी का जो पैसा है 250 करोड़ के आसपास खुद से दिया, बाद बाकी का पैसा बैंक से लोन करवा के ही किया काम। तो बट हमें यह समझना होगा फ्रेंड्स कि अगर मुकेश अंबानी जी ने इसमें शेयर खरीदा, रिलायंस ने शेयर खरीदा, तो हम भी क्या इसमें इन्वेस्ट कर दे। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत जने मार्केट में ऐसे ही करते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो यही करते हैं कि जब भी उनको लगता है कि कोई बड़ा नाम उस शेयर को खरीद रहा है तो हम भी उसको खरीद ले। हालांकि ये डिसीजन कभी कभी और बहुत टाइम अच्छा भी साबित होता है, बट आपको ये ध्यान में रखना कि आपकी एंट्री पॉइंट क्या, आप किस भाव पे घुस रहे हो उस शेयर में। क्योंकि जैसे आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो उसमें परचेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वैसे इसमें भी है। इसमें भी परचेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या भाव पे मिल रहा है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 3 रुपए पे शेयर खरीदा, तो आप फिर 50 और 60 पे क्यों खरीद रहे हो। जैसे यस बैंक के मामले में हुआ था फ्रेंड्स, कि जहां सब बैंक जो है 10 रुपए का भाव एक डिसाइड किया गया था यस बैंक पे, और उसमें पहला जो यस बैंक ने 10,000 करोड़ का फंड रेस किया था वो 10 रुपए के भाव पे रेस किया था। बट वो जो शेयर था वो रिटेल इन्वेस्टर को मिल रहा था मार्केट में 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए पे यस बैंक का।
तो आपको ये समझना होगा जब कोई बड़ा नाम इन्वेस्ट करता है तो वो एक्चुअल में क्या भाव पे किया है और आप किस भाव पे आपको मिला और आप किस भाव पे उसमें पैसा लगा रहे हो, तो यही हम मात खा जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हम सिर्फ इस चीज़ को देख के खरीदने लग जाते हैं कि हाँ भाई इसमें ये नाम ने इन्वेस्ट किया, बट उसने क्या रेट पे इन्वेस्ट किया है और क्या भाव पे लिया और क्या प्रोस्पेक्टिव से लिया और क्या विजन देख के लिया कि कितने साल का विजन रहेगा, ये है। तो आइए फ्रेंड्स, अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज सबसे पहले समझ लेते हैं। कंपनी की जो करंट प्राइस है वो 26 रुपए के आसपास, 27 रुपए के आसपास चल रही है। बुक वैल्यू जो कंपनी का माइनस में है 67 रुपीज़, मतलब माइनस में है, मतलब आप समझ रहे हो शेयर प्राइस अगर 26 की है अभी, बट कंपनी का जो एक्चुअल में बुक वैल्यू कंपनी के ऊपर जो एसेट्स है वो माइनस में, नेगेटिव है 67 रुपीज़। मतलब आज अगर कंपनी पूरा समेट लेती है तो कंपनी को 67 रुपीज़ और देना पड़ेगा, ऐसा बात है। अब आरओसी देखोगे, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसमें रिटर्न जो मिल रहा है, कैपिटल जो लगी है, जो कैपिटल पे रिटर्न कमा के दे रहा है बिजनेस, वो है 6% के आसपास, वो भी -6%। सेल्स में ग्रोथ देखोगे तो सेल्स में कोई ग्रोथ ही नहीं है, -36% है। सेल्स भी नेगेटिव में चल रही है, मतलब कंपनी में ग्रोथ भी नहीं है। तो ये अब बस सिर्फ एक ही चीज़ जो देख के आपको अट्रैक्ट किया और जो आप घुस गए कि 3 रुपये का शेयर 60 रुपये तक चला गया। और रिलायंस ने, आपने ये चीज़ ध्यान में नहीं दिया कि रिलायंस ने जब इस शेयर को खरीदा, इस शेयर में अपनी स्टेक बनाई, तो वो 3 रुपये के आसपास, 3 रुपये के भाव पे इस शेयर को खरीदा। बट आप 50 रुपये पे भी खरीदने के लिए तैयार हो, 20-30 रुपये पे भी खरीदने के लिए तैयार हो फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें क्या आपको लूज़ ही करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक बात थी जो आपको अट्रैक्ट किया, बट बाद बाकी फ्रेंड्स इस शेयर में अगर देखा जाए कंपनी के हम परफॉर्मेंस आगे भी थोड़ा और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर आप इसके कंपेटेटर से कंपेयर करोगे तो इस कंपनी का आलोक इंडस्ट्रीज का जो पी है वो माइनस है, जीरो है, पी जीरो है। तो इसका मतलब कंपनी कुछ इनकम कर ही नहीं रही है, कुछ अर्न ही नहीं कर रही है। वहाँ आप अदर कंपनीज से कंपेयर करोगे, बॉम्बे डाइंस 8% का पी है, विशाल फैब्रिक का 42 का पी है, शियाराम का 8 का पी है। तो बाद बाकी कंपनीज की कुछ पी है, बट इसका कुछ पी ही नहीं है, प्राइस टू अर्निंग है ही नहीं, मतलब कंपनी कुछ अर्न ही नहीं कर रही, तो प्राइस टू अर्निंग आएगा कहाँ से। बट हम ये समझते कि कंपनी जो इतनी ट्रबल में आई, ट्रबल में जो पड़ी, उसका क्या रीज़न था, वो ये एक ही कारण था फ्रेंड जो हर टाइम रहता है, डेट, कर्ज का कारण। वही पुरानी बात कि कंपनी कर्ज लेती है फिर उसको चुका नहीं पाती। बहुत सी ऐसी कंपनियों के साथ हुआ, रुचि सोया में भी ये हुआ, फिर बाद में वो एनसीएलटी में जाती है एंड उसको बैंक्रप्सी के तहत कंपनी को एक्वायर कर लिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है, दो में से एक ही चीज़ होता है। तो हमने देखा कि आलोक इंडस्ट्रीज 1994 से करीबन 1994 नहीं, अगर आप एग्जैक्ट फिगर पकड़ो, डेट पकड़ो, तो 2004 से लेके 2013 तक कंपनी ने बहुत एक्सपेंशन किया, बहुत यूनिट बढ़ाई और बहुत से अपने प्रोडक्ट रेंज को भी बढ़ाया, और उसके कारण कंपनी ने बहुत कर्ज भी लिया। आइए हम इस कंपनी के बोरोइंग्स पे फोकस करते हैं, कंपनी का जो कर्ज था वो हम फोकस करते हैं। उसके लिए हम बैलेंस शीट पे जाएंगे। तो आप देख रहे हो मार्च 2007 में 3,300 करोड़ के आसपास का कर्ज था, मार्च 2008 में 5,800 करोड़ के आसपास का कर्ज, मतलब कर्ज बढ़ रहा है, धीरे धीरे बोरोइंग्स कंपनी बढ़ा रही। फिर 6,900 करोड़ के आसपास का मार्च 2009 में, फिर 2010 में 9,000 करोड़ और कर्ज बढ़ा, फिर 2011 में कंपनी पे 12,000 करोड़ का कंपनी ने कर्ज बढ़ा लिया, फिर 2012 में 16,000 करोड़ का, फिर 2013 में 19,000 करोड़, फिर 2015 में 18,000 करोड़, फिर 2016 में 22,000 करोड़, फिर 2017 में 25,000 करोड़। धीरे धीरे कंपनी कर्ज अपना बढ़ाए जा रही है, बोरोइंग्स लेते जा रही है। 2018 में 27,000 करोड़ और 2019 में 25,000 करोड़। तो हमने देखा कंपनी ने लगातार कर्ज ले रही है। ये कोई गलत बात नहीं, अगर कंपनी एक्सपेंशन के लिए कर्ज ले रही है तो कोई गलत नहीं है फ्रेंड्स, बट हमें यह ध्यान में देना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या कंपनी जो कर्ज ले रही है उसके हिसाब से क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है। क्योंकि एट द एंड कंपनी कर्ज क्यों ले रही है? अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। तो क्या कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आ रहा है, कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, सिर्फ कंपनी ऐसे ही कर्ज ले रही है? क्योंकि बहुत सी कंपनियां स्टार्टिंग में कर्ज ले लेके अपने आप को बढ़ा लेती है, फ्यूचर का सोचते हुए कि हम फ्यूचर में एक्सपैंड करेंगे, बट करंट अगर वो कंपनी सेल नहीं कर पा रही तो कर्ज लेना फिर लास्ट में ट्रबल का कारण बनता है। तो आइए हम फ्रेंड्स कंपनी की सेल्स समझते हैं। आपने जब कंपनी के बोरोइंग्स पे फोकस किया, कंपनी के कर्ज पे फोकस किया, तो आप देख रहे हो 2008 में जो कर्ज था वो लगातार, उसके बाद जो कर्ज है लगातार इंक्रीज ही हुआ है कंपनी का कर्ज।
तो हमें यह देखना है कि क्या सेल्स भी इंक्रीज हुआ है या नहीं। तो सेल्स इनके लिए हम देखेंगे मार्च 2007 में 1800 करोड़ के आसपास का सेल्स था, फिर 2000 में 2200 करोड़, फिर 3000। तो यहाँ तक मार्च मतलब कंपनी ठीक ग्रोथ कर रही थी, मार्च 2011 तक 2012 तक ठीक ग्रोथ कर रही है। बट आप देखोगे जैसे जैसे कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ रहा था बट सेल्स नहीं बढ़ रहा है, फिर सेल्स गिरने लगा। मार्च 2015 से 24,000 करोड़ के बाद सीधा आधा हो गया सेल, 12,000 करोड़ मार्च 2016 में, मार्च 2017 में 8,700 करोड़ और कम हो गया सेल्स। फिर उसके बाद 2018 में 5,000 करोड़ तक सेल्स पहुंच गया और मार्च 2019 में 3,000 करोड़। तो आप समझ रहे हो मार्च 2015 में कंपनी का सेल्स था 24,000 करोड़, जो मार्च 2019 आते आते 3,300 करोड़ तक हो गया। मतलब 24,000, मतलब 90% की डिक्लाइन सेल्स में, मतलब 90% सीधा सेल्स गिर गया। अब कंपनी की प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो 165 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था मार्च 2008 में, और वहाँ से प्रॉफिट जो है मार्च 2018 में माइनस नेगेटिव 18,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मतलब माइनस में। और इस जो ईयर था मार्च, लास्ट ईयर मार्च 2019 में 2,000 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट दिखाई, बट वो प्रॉफिट इसीलिए हुआ कि कंपनी का अदर इनकम से प्रॉफिट आया 7,000 करोड़ के आसपास का, कुछ अदर इनकम कंपनी ने किया। तो कंपनी ने अपने ऑपरेशन से, जो कंपनी का मेन काम है उससे कंपनी ने कमाई नहीं की, जबकि कुछ अदर मिसलेनियस इनकम हुआ कंपनी का, कुछ भी हो सकता है मिसलेनियस इनकम, चाहे वो प्रॉपर्टी या एसेट्स कुछ बेच के। तो वो मिसलेनियस इनकम से कंपनी ने 7,000 करोड़ का इनकम का प्रॉफिट अदर इनकम किया था, जो एक्सपेंसेस काटने के बाद, इंटरेस्ट काटने के बाद करीबन 2,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ मार्च 2019 में। बट यहां ध्यान में रखने की बात यह है फ्रेंड्स कि कंपनी ने अपने डे टू डे जो मेन एक्टिविटी, जो मेन ऑपरेशन है, वहां से इनकम नहीं किया। अब हम थोड़ी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे फ्रेंड की जो प्रमोटर की होल्डिंग है आज के डेट में 0 हो गई है जून 2020 में। प्रमोटर के पास अब कोई भी शेयर नहीं है कंपनी का। अब यहाँ अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर में देखेंगे कि पब्लिक के पास पूरा शेयर है, 97% है, करीबन समझ लीजिए 98% के आसपास पब्लिक के पास कंपनी का भी स्टेक है। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट घटा दी, जो 2019 में 2% के आसपास थी जून में, अब वो 0.23% है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने भी अपनी स्टेक कंपनी से हटा दी। सो सिर्फ पब्लिक में जो है एक रिलायंस के पास जो है 37% के आसपास स्टेक है। वो भी ध्यान में रखने की बात है कि रिलायंस ने एक्चुअल में सिर्फ 250 करोड़ ही दिया है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, बाद बाकी बैंक से लोन कराया। तो एक जेएम फाइनेंशियल्स है जिनके पास 6% और एक रिलायंस जिसके पास 37% के आसपास की स्टेक है। तो फ्रेंड्स करंट भाव पे देखा जाए तो इस कंपनी, ये जो कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है, इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो आपके जो पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है, अगर 100 रुपया आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हो तो उसमें आपको इस कंपनी में 5 से 10% इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी एक सही भाव पे, सही रेट पे। कोई भी रेट पे एक्साइटमेंट में आके नहीं ले लेना चाहिए फ्रेंड्स, फिर लास्ट में पछतावा होता है। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर यही करते हैं, कोई भी मार्केट में न्यूज़ आती है उस शेयर पे वो रिएक्ट करते हैं, करने के बाद उनको दिखता है कि लास्ट में उस शेयर में गिरावट आने लगी। क्यों? क्योंकि वो एकदम टॉप पे खरीदते हैं फ्रेंड्स। अभी गिरावट आएगी, आते आते शेयर एक ऐसा रेट पे आ जाएगा जहां रिटेल इन्वेस्टर थक हार के निकल जाएगा, फिर वहां पे ऑपरेटर इसमें गेम खेल के वापस शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो उस शेयर से दूरी बनाना ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप उसकी फिर सीधा जाके फाइनेंशियल देखे, फंडामेंटली अगर वो स्ट्रांग है, अगर वो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है, तभी इसमें इन्वेस्ट करें फ्रेंड्स। वीडियो यहीं तक रहा, यहीं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं इस तरह की वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहूं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।